हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी इधर एग्जामिनेशन टाइम में। हर व्यक्ति जो सुबह उठता है और रात को सोता है, उठने से लेकर सोते समय तक वह डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्क करता है। एवरी पर्सन हैव इट्स ओन टाइप ऑफ द वर्क। कोई प्लेयर है तो उसको दौड़ने, भागने, उठने, बैठने में वर्क करना है। कोई किसान है तो हल जोतते समय उसे वर्क करना है। अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं या वी आर टीचिंग, तो उस केस में भी हम लोगों को एक वर्क करना है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्क्स हमें करने हैं फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ डे टू एंड ऑफ द डे। या उसके बाद भी अगर हम सोए हैं तो हमारी सांसें चलने के कारण हम लोग वर्क कर रहे हैं। अगर 100 मीटर का स्प्रिंटर है तो वो प्राइज तब जीतेगा जब कम टाइम में वह 100 डिस्टेंस कवर करेगा। अगर उसे लंबी डिस्टेंस कवर करनी है तो उस केस में उसके पास स्टेमिना ऑफ एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी को 16-18 घंटे 20 घंटे वर्क करना है तो उसके पास वर्क करने की स्टेमिना होनी चाहिए। तो ज्यादा टाइम तक वर्क करने के लिए उसके पास स्टोर्ड एनर्जी होनी चाहिए। तो बेसिकली कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अगर कोई व्यक्ति है जिसे बहुत लंबे टाइम तक काम करना है तो उसके पास स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा होगी, तभी वह लंबे टाइम तक काम कर पाएगा। और अगर उसे कम टाइम में बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करनी है, जैसे बॉक्सर है, जूडो कराटे वाला है, वह बहुत कम टाइम में अपने एनर्जी को रिलीज करता है। कम टाइम में अगर एनर्जी रिलीज करनी है तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो वर्क डन इज रिलेटेड विद द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है वो रिलेटेड है विद द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जबकि एनर्जी एसोसिएटेड विद द कैपेसिटी ऑफ वर्क। उसे कितने टाइम तक वर्क करना है, इस बात की कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन हमें एनर्जी से मिलती है। और कितने कम टाइम में हम एनर्जी को लिबरेट कर रहे हैं, यह इंफॉर्मेशन हमें देता है पावर। तो बेसिकली वर्क डन इज एसोसिएटेड विद फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कितने लंबे टाइम तक हम वर्क कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमें एनर्जी से मिलती है। और अगर हमें कम टाइम में ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी है तो उस केस में हमारे पास थर्ड टर्म है पावर। तो यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर कोई मैराथन दौड़ का प्लेयर है तो मैराथन दौड़ के प्लेयर को वर्क करना है टू कवर मोर देन 26 किलोमीटर डिस्टेंस। उस केस में उसके पास स्टोर्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी वह उतना लंबा वर्क कर पाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। और अगर कोई स्प्रिंटर है, कम डिस्टेंस कवर करने वाला प्लेयर है, छोटी दूरी का धावक है, 100-200 मीटर का स्प्रिंटर है, तो उस केस में उसे कम टाइम में ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। इसका मतलब उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो आज हम लोगों को वर्क, एनर्जी, पावर चैप्टर के बारे में स्टडी करनी है। वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी, पावर के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्क। वर्क बेसिकली हम लोगों के पास है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में है तो हमारे पास वर्क डन है Fd। इसको अगर और इलॉबरेट करें तो यहां पे लिख सकते हैं Fd cos थीटा। आपने 4th चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है। सो बेसिकली वर्क डन W इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे F अगर हम लोगों के पास है और D है तभी वर्क डन पॉसिबल है। पर इस बात का भी ध्यान देना है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा है। यहाँ पे हम लोग वर्क डन ले रहे हैं फॉर द कांस्टेंट फोर्स, फॉर द कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पे वर्क डन हम लोग लेके चल रहे हैं कांस्टेंट फोर्स के लिए। फोर्स को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, जो कि बेसिकली रेयर मिलता है हम लोगों को। ज्यादातर फोर्सेस वेरिएबल है। अगर फोर्स जो कि एक वेक्टर टर्म है, उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए तो भी उसकी वैल्यू बदल जाएगी। और अगर फोर्स की डायरेक्शन बदल जाए तो उस केस में भी वह चेंज हो जाएगा। मतलब जो भी फोर्स हम लोग लेते हैं उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो जाने पर उसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर कोई भी बॉडी है ऑफ मास m, इसके ऊपर हम फोर्स
अप्लाई कर रहे हैं, F कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जा रही है D के बराबर और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इस केस में यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। तो अब हम लोग यहाँ पे वर्क डन मिल जाएगा W इक्वल टू एफ डी कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो मैक्सिमम वर्क हमें तब मिलेगा जब डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर बना रहा है एंगल थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस, उस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोगों के पास डी हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो हम लोगों के पास हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पे W की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों के पास F cos theta is the basic force which works over the body, so it will be F cos theta into T। तो वर्क डन बेसिकली डिपेंड कर रहा है फोर्स के ऊपर। यहां पे अगर फोर्स वेक्टोरियल फॉर्म में है, जैसे एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टोरियल फॉर्म में होगा, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के। मतलब फोर्स के 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन का। ठीक इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट के भी 3 कंपोनेंट मिल रहे हैं। तो हम लोगों को वर्क डन यहां पे मिल जाएगा एफ डॉट डी इज इक्वल टू जो आई आई जे जे और के वाले टर्म्स हैं, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1 एंड के डॉट के इज इक्वल टू 1। तो उस केस में हम लोगों को यहां पे मिल जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई dy plus fz dz, because I dot I is equal to j dot j is equal to k dot k is equal to 1 and I dot j is equal to j dot k is equal to k dot I is equal to 0। मतलब I j k के बाकी जितने टर्म्स होंगे वो 0 मिल जाएंगे, हम लोगों को केवल इतना ही मिलेगा। यहाँ पे एक बात का और ध्यान देना है, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग ओवर द बॉडी तो हम लोग वेक्टोरियल सम ऑफ फोर्सेस लेंगे। इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग ओवर द बॉडी, जैसे यहाँ पे बॉडी ऑफ मास m में एक फोर्स इधर काम कर रहा है, एक फोर्स इधर, F1 इधर काम कर रहा है, F2 इधर काम कर रहा है, F3 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, F4 इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो नेट फोर्स इसका मिल जाएगा वेक्टोरियल सम ऑफ द ऑल अदर फोर्सेस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। मतलब हम लोग रिजल्टेंट फोर्स लेकर आगे की ओर प्रोसीड करेंगे, तब हम लोग के पास वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू F डॉट, ये भी रिजल्टेंट हम लोग को लेना है। मतलब अगर नंबर ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग ओवर द बॉडी देन वी विल फाइंड आउट द वेक्टोरियल सम ऑफ द ऑल फोर्सेस एंड सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द वेक्टोरियल सम ऑफ ऑल डिस्प्लेसमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस। तब हम लोग को वर्क डन यहाँ पे मिलेगा। अब वर्क डन 0 कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, तो पहले हम लोग देखते हैं कि वर्क डन 0 कब होगा। नंबर 1, व्हेन फोर्स इज 0। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, एक बार बॉडी अगर रन करा दी गई उसके बाद उसके ऊपर फर्दर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, एक बॉडी को लुढ़का दिया गया और वो लुढ़कती चली जा रही है, तो उसके पास अब कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो वर्क डन विल बी ट्रीटेड एज 0। मतलब कनेक्शन अगर ब्रेक हो गया है बॉडी के साथ, मतलब बॉडी के ऊपर जो फोर्स हमने लगाया था वह फोर्स उस बॉडी को कंटिन्यू कर रहा है मोशन में, तो उस केस में अप्लाइड फोर्स विल बी ट्रीटेड एज 0 एंड देयरफॉर वर्क डन विल बी 0। सो मोशन ऑफ ए बॉडी इन द आइसोलेटेड सिस्टम, अगर आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी मोशन हो रहा है तो वर्क डन विल बी 0। सेकेंड केस में वर्क डन कब 0 होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, बिकॉज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अगर कहीं पे भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स
इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस केस में वर्क डन विल बी जीरो। जैसे अगर कोई भी टेबल है, टेबल के ऊपर हम फोर्स ऊपर से नीचे लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट राइट या लेफ्ट में चाह रहे हैं, पहले तो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, अगर हो भी जाता है तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, सो कोई भी वर्क डन माना नहीं जाएगा, मींस वर्क डन विल बी जीरो। थर्ड केस, व्हेन the force applied force is unable to produce any displacement। जैसे हम लोग इस बॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं but we are unable to displace this ball, कोई डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हो रहा है तो वर्क डन विल बी जीरो, भले हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां इस केस में W इज इक्वल टू फोर्स, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एंगल कोई भी हो, सो वर्क डन विल बी जीरो। सो वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट मस्ट है। अगर आप लोग साल भर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, मींस नेक्स्ट क्लास में अगर आप नहीं जा पाते हैं, देन योर वर्क डन विल बी ट्रीटेड एज जीरो। तो इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप अगले क्लास में जाते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तभी वर्क डन माना जाएगा, अदरवाइज वर्क डन नहीं माना जाएगा। तो मन में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि हमने इतनी मेहनत की, आई हैव अप्लाइड सम एफर्ट, हमने फोर्स लगाया, उसके कारण कुछ तो एनर्जी मिली, वो एनर्जी गई कहां? इस बात का ध्यान देना है, वह एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी को माना जाता है लॉस ऑफ एनर्जी। बेसिकली हीट एनर्जी इज नोन एज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे तीन तरीके हैं जब वर्क डन विल बी जीरो। एक तो है जब फोर्स जीरो, कोई भी बॉडी अगर स्मूथ सरफेस पे लुढ़कती चली जा रही है, एक बार फोर्स लगा देने के बाद फोर्स हटा लेने पर वह बॉडी लुढ़कती चली जा रही है, तो उस केस में उसके ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने के कारण वर्क डन विल बी ट्रीटेड जीरो, मतलब वर्क डन जीरो माना जाएगा, भले उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। सेकेंड केस, जब 90 डिग्री पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो उस केस में वर्क डन विल बी जीरो। थर्ड केस, जब हम लोग फोर्स अप्लाई करने के बाद डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं तब वर्क डन जीरो माना जाएगा। ये तब था जब बॉडी के ऊपर हम लोग कांस्टेंट अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वर्क डन नेगेटिव या पॉजिटिव भी होता है? तो आंसर है यस। उसका रीजन ये है कि वर्क डन डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर, एंड कॉस में एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री होने पर पॉजिटिव होती है एंड मोर देन 90 डिग्री होने पर वह नेगेटिव हो जाती है। तो बेसिकली जब थीटा की वैल्यू, व्हेन थीटा इज इन बिटवीन 0 to 90 है, तो cos थीटा विल बी पॉजिटिव। cos थीटा के पॉजिटिव होने के कारण वर्क डन विल बी, वर्क डन विच इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा, इट विल बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा। और नेगेटिव कब होगा? फॉर नेगेटिव वर्क डन, फॉर नेगेटिव वर्क डन, वर्क डन नेगेटिव तब होगा जब एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90 to 180 डिग्री हो। 90 to 180 डिग्री में cos थीटा विल बी नेगेटिव। cos थीटा क्या है? नेगेटिव है, ये है हम लोगों के पास नेगेटिव। cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होने के कारण वर्क डन विल बी नेगेटिव। वर्क डन उस केस में क्या होगा? नेगेटिव। वर्क विल बी नेगेटिव। अब यहां इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये सबको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की डायरेक्शन में काम करता है। इफ एनी बॉडी, अगर हम किसी भी बॉडी ऑफ मास m को लिफ्ट कर दे अगेंस्ट द ग्रेविटी, ऊपर उठा देते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है और यह अप्लाइड फोर्स F ऊपर की ओर काम कर रहा है। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का d के बराबर है, तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स कितना होगा एंड वर्क डन बाय द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा उसको देखते हैं। नंबर 1, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स F, अप्लाइड फोर्स F। यहां इस केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू F
डी कॉस 0 डिग्री, तो यहां पे हम लोग को मिल जाएगा एफ एंड टी, एफ टी मिल जाएगा। अब सेकेंड केस, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ अर्थ। इस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज mg अप्लाइड बाय द अर्थ इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट d। तो अब यहाँ पे वर्क डन हम लोग को मिल जाएगा w इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180 डिग्री, एंड कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे मिल जाएगा एफ डी -1, तो बेसिकली w विल बी इक्वल टू -ft। तो इस बात का ध्यान देना है कि अगर किसी बॉडी को हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर उठाते हैं, भले फोर्स हम लगा रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द अर्थ, क्योंकि अर्थ इसे अपनी ओर खींच रही है, वर्क डन बाय द अर्थ विल बी नेगेटिव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क अप्लाइड बाय द अर्थ विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स एफ, क्योंकि एफ की वैल्यू mg के बराबर होगी। पर यहाँ पे इस बात का ध्यान देना है कि जब हम बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया वर्क डन पॉजिटिव एफ डी है, और जब हम लोग उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो वह वर्क डन फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेगेटिव। अब यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो कांस्टेंट फोर्स के कारण हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट d को हम लोग x पे ले लें एंड अप्लाइड फोर्स को y पे ले लें, फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट काम कर रहा है। तो इस केस में किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट d1 और d2, इस d1 और d2 इसको हम लोग कह सकते हैं d2 माइनस d1 में हम लोगों को जो भी वर्क डन मिलेगा दैट विल बी द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जो भी वर्क डन W मिल रहा है दैट इज द एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एरिया ही हम लोगों को मिल रहा है इक्वल टू द वर्क डन। अभी ये सब कुछ फॉर द कांस्टेंट फोर्स था। अगर यहां पे हम लोग वेरिएबल फोर्स लेते हैं तो उस केस में हमें वर्क डन किस रूप में मिलेगा उसको देखते हैं। वर्क डन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होने पे वर्क डन अलग अलग होगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स होने के कारण हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर को अलग अलग वर्क डन की प्राप्ति होगी। मतलब अगर कोई भी बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, मान लेते हैं कि वो यहाँ पे है और उसका डिस्प्लेसमेंट d के बराबर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर 1 है और यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वर 2 है, दोनों ही इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हैं। तो इस ऑब्जर्वर फर्स्ट के कारण की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने के कारण, इस ऑब्जर्वर से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने के कारण वर्क डन ज्यादा मिलेगा, और इस सेकेंड ऑब्जर्वर से डिस्टेंस कम होने के कारण वर्क डन कम मिलेगा। मतलब हम लोगों को W1 की वैल्यू ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू W2। अगर ऑब्जर्वर 1 और 2 डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में न हो कि किसी और डायरेक्शन में हो, तो उस केस में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बॉडी लेंगे और तब वर्क डन को निकालेंगे। उस केस में भी एज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर विल चेंज और फ्रेम ऑफ रेफरेंस विल चेंज, द वर्क डन विल आल्सो चेंज। ये सब कुछ फॉर द कांस्टेंट फोर्स के लिए था। अब हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिए कुछ टॉपिक्स लेते हैं। अब हम लोग वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स देखते हैं। फोर्स को हम लोग y एक्सिस पे ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस पे। अगर हम लोगों को वेरिएबल फोर्स मिल रहा है, वेरिएबल फोर्स मतलब इस तरीके से हम लोग को वेरी कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे ले रहे हैं और जो भी फोर्स है उसको हम लोग y एक्सिस पे ले रहे हैं। जब ये कांस्टेंट फोर्स था तो पैरेलल टू x एक्सिस हम लोग को लाइन मिली थी। यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है और इस वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग को वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी छोटे छोटे ब्लॉक्स करें, अगर इसके छोटे छोटे हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं तो एक छोटे से एलिमेंट डेल्टा x के कारण एक छोटा सा वर्क डन डेल्टा w मिलेगा।
अगर हम लोग ये लेते हैं तो हम लोग को ये रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ये दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है। सारे के सारे रेक्टेंगल्स अगर डेल्टा एक्स विड्थ के हैं, डेल्टा एक्स विड्थ के हैं, तो उस केस में हम लोगों को डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी एफ इंटू डेल्टा एक्स, where delta x the displacement for small element that is delta x। यहां पे अगर इसकी इनिशियल पोजीशन हम लोग x1 लेके चलते हैं और फाइनल पोजीशन इसकी यहां पे x2 लेके चलते हैं, तो टोटल वर्क डन डेल्टा w की वैल्यू सिग्मा के साथ हम लोग को मिलेगी। सिग्मा जब हम लोग x1 से x2 तक इसको ऐड कर रहे हैं, f डेल्टा एक्स हम लोग को इस तरीके से मिल रहा है। यहां पे इस बात का ध्यान देना है कि जो भी फोर्स है वह फंक्शन ऑफ एक्स है, मींस एफ कंटेन्स एक्स, एक्स के वेरी करने के साथ फोर्स एफ वेरी कर रहा है। अगर यहां पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तब हम लोग x1 टू x2 जब इसका समेशन लेंगे तो हमें डेल्टा w की जगह पे w मिलेगा, मींस w इज इक्वल टू x1 to x2 summation f delta x where f is the function of x। अगर यहां पे डेल्टा x बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत ज्यादा अगर छोटा है, तो उस केस में हम लोग इस ग्राफ को रीस्केच करके इस तरीके से बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल्स हम लोग कॉन्टिन्यूअस वैल्यू ले रहे हैं यहां से यहां तक। जब हम लोग कॉन्टिन्यूअस वैल्यू लेंगे तो उस केस में हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस वैल्यू लेने के बाद जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो w की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 to f dx। dx is the small element which is infinitely small element। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने अलग अलग रेक्टेंगल लिए थे और इस डेल्टा x को बहुत स्मॉल किया था, तो हम लोगों ने समेशन का रूल लगाया था, और जब हम लोग इसको कॉन्टिन्यूअस कर दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो w की वैल्यू मिल जाएगी x1 to x2 f dx। पर यहां पे भी इस बात का ध्यान देना है कि f इज फंक्शन ऑफ x, फोर्स इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब ये हो गया कि वह डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, तभी यहां पे वेरिएबल फोर्स है। तो जो कांस्टेंट फोर्स था उसमें भी एरिया निकला बिटवीन द एफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स, और यहां पे भी वेरिएबल फोर्स के लिए भी एरिया ही मिल रहा है बिटवीन द फोर्स एफ, वाई एक्सिस पे फोर्स है, बिटवीन द फोर्स एक्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो यहां पे भी हम लोग को एरिया मिल रहा है बिटवीन द फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हम लोगों के पास कोई भी फोर्स लगा हुआ है 5i माइनस 7j प्लस 2k, i j के यूनिट वेक्टर है, और इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मिल रहा है 2i प्लस 2k, j नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों के दोनों वेक्टर फॉर्म में है क्योंकि ये i और j के फॉर्म में है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो i j j k वाले टर्म रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। तो i वाला टर्म रहेगा तो 5 इंटू 2, j इसमें है ही नहीं तो j एलिमिनेट हो जाएगा ऑलरेडी, k टर्म रह जाएगा प्लस, ये दोनों प्लस के साथ है 2 इंटू 2, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 10 प्लस 4 मींस 14। अगर फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में है तब वर्क डन विल बी इन जूल्स, तब वर्क डन जूल में होगा। अगर नंबर ऑफ फोर्सेस हम लोग के पास है तो उस केस में हम लोग F की वैल्यू निकालेंगे बाय एडिंग द फोर्सेस। आई टर्म, जे टर्म, के टर्म तीनों के आपस में जुड़ जाएंगे और नेट फोर्स हम लोगों को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में भी d1 प्लस d2 प्लस d3, इसका भी वेक्टोरियल सम लेंगे, फिर हम लोग वर्क डन निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू F डॉट g। मतलब अगर नंबर ऑफ फोर्सेस और नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स दिए हुए हैं तो उन सारे फोर्सेस को आपस में ऐड करेंगे और सारे डिस्प्लेसमेंट्स को आपस में ऐड करके फाइनल फोर्स, फाइनल डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से हम लोग फाइनल वर्क डन निकालेंगे।
ओके, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर वेरिएबल फोर्स के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी का टर्म भी देखेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।